मैं और असलम आगे पीछे बारादरी के अंदर दाखिल हुए। हमने देखा कि एक हट्टे कट्टे वर्दीपोश शख्स ने 15-16 साल के एक गोरे चिट्टे लड़के का गला दबोच रखा है। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि लड़के की आंखें हल्कों से उबलती दिखाई दे रही थीं। असलम ने एक नजर मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो अब तो इस खबीस का सर तोड़ने की इजाजत है, मगर मैंने उसकी इजाजत तलब निगाहें नजरअंदाज करके गरजदार आवाज में संतरी मुरलीधर को ललकारा, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो इस लड़के को, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? मेरी गैर मुतवक्के ललकार उसके आसाब पर चाबुक की तरह गिरी। वो बुरी तरह चौंका और पलटकर हमारी तरफ देखा, ताहम उसके हाथ अभी तक लड़के की गर्दन पर ही थे। इससे पहले कि मैं उसे मजीद सरजनिश करता, असलम अली गैज़ो गज़ब से बिफरे शेर की तरह धाड़ा, बोला अपनी खैरियत चाहता है तो इसके गले से हाथ हटा ले गलीज कुत्ते। इतनी तौहीन आमेज गाली सुनकर संतरी को झटका लगा। उसने खूनी नजरों से हमें घूरा और अपना लहजा हद्दुल इम्कान रोबदार बनाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और तुम्हें मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की जुर्रत कैसे हुई? मैंने उससे भी ज्यादा बारोब लहजे में कहा, पहले बच्चे की गर्दन छोड़ बदमाश की औलाद, फिर हम अपना तारुफ करवाते हैं। वर्दी पहन ली तो क्या तुम्हें लोगों की जान लेने का हक हासिल हो गया? उसने तिलमिलाकर कहा, तुम मेरी ड्यूटी में खलल डालने का नतीजा जानते हो। तुम्हें क्या पता इस छोकरे ने क्या जुर्म किया है? असलम ने खूंखार लहजे में कहा, इसने कोई कत्ल तो नहीं कर दिया मिस्टर कांस्टेबल के तुम इसकी जान लेने पर तुल गए, और अगर इसने कोई जुर्म किया भी है तो इसे सिर्फ अदालत सजा सुना सकती है। तुम फौरन इसका गला छोड़ दो वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। संतरी ने बादल नखास्ता लड़के की गर्दन छोड़ दी और तैश भरे लहजे में कहा, इसने मुझे नाजुक जगह पर लात मारी है और अब इसके साथ तुम दोनों को भी थाने चलना पड़ेगा। संतरी मुरलीधर भी इतना ही कह सका था कि उस लड़के ने उछलकर पूरी कुव्वत से उसे लात रसीद की। उसने एक बार फिर ताक कर संतरी की रानों के संगम पर जरब लगाई थी। उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा। वार लगते ही संतरी के हलक से दर्दनाक चीख निकली और वो मजरूब मकाम पकड़कर झुक गया। ऐन उसी वक्त उस मुश्तिल लड़के ने उसकी ठोड़ी पर घुटना दे मारा। संतरी की बदकिस्मती के ऐन उस वक्त उसने चिल्लाते हुए मुंह खोला था और उसकी जबान मुंह से थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, जो जरब की शिद्दत से मुंह बंद होने के नतीजे में दांतों के दरमियान आकर बुरी तरह कुचली गई। इस चोट ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पहले वाला दर्द भूलकर उसने दोनों हाथों से अपना मुंह थाम लिया। मैंने उसकी उंगलियों के दरमियान खून रिश्ते देखा। वो मुंह पकड़े फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से धारों धार आंसू बह रहे थे, मगर उस लड़के का गुस्सा गालिबन अब भी कम नहीं हुआ था। वो खूनी नजरों से मजरूब संतरी को घूर रहा था। वो अपने तैश में हक बजानिब था। उस खबीस मुरलीधर ने उसकी इज्जत नफ्स पर हमला करके उसे हमेशा के लिए अपनी ही नजरों में गिराने की कोशिश की थी। जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर कुचला हुआ शख्स जब इंतकामी रद्द अमल दिखाता है तो वो उमूमन उतना ही शदीद होता है। इससे पहले कि वो संतरी को मजीद कोई जरब लगाता, मैंने उसे मुखातिब करके कहा, बस करो लड़के, इसे काफी सजा मिल चुकी है। ये सुनकर उसने बिफरी हुई सी नजरों से मुझे देखा और फिर शोले बरसाते लहजे में बोला, मुझे मत रोको, मैं इस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ हमें सब पता है, मगर अब इस पर मजीद हाथ उठाना तुम्हारे हक में ठीक नहीं है, इसलिए। ऐन उसी वक्त संतरी पूरी कुव्वत से चिंगाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी मजरूह जबान से निकलने वाले अल्फाज नाकाबिल फहम थे, मगर उसके मुंह की तरह आंखों से भी खून उबलता महसूस हो रहा था। उसने आगे बढ़कर अपनी पूरी कुव्वत से लड़के पर हमलावर होने की कोशिश की, मगर असलम अली ने यकलख्त अपनी टांग आगे बढ़ा दी। संतरी मुरलीधर उलझकर बुरी तरह मुंह के बल गर्द में अटे फर्श पर गिरा। असलम अली बरकरफ्तारी से आगे बढ़ा और संतरी की कमर पर घुटना रखकर उस पर सवार हो गया। लड़का अब इस्तेजाब भरी नजरों से ये नई पेशरफ्त देख रहा था। मैंने उसे लगभग डांट कर कहा, मेरी बात गौर से सुनो लड़के, अपने दिमाग को ठंडा करो, इससे अब हम निपटेंगे। यहाँ से जाने के बाद ये वाकया तुम्हारी जबान पर बिल्कुल नहीं आएगा, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी, समझ गए या नहीं? अब तुम चुपचाप खड़े होकर देखो हम इस खबीस का क्या हशर करते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया। तभी संतरी मुरलीधर ने अजियत भरे लेकिन गुस्सीले लहजे में कहा, एक पुलिस वाले के साथ मारपीट करके तुम अपनी शामत बुला रहे हो। मेरा भाई सिविल लाइन थाने का इंचार्ज है, मैं तुम तीनों। इससे पहले कि वो अपनी कटी फटी जबान से मजीद गुलफिशानी करता, असलम अली ने उसके कान पर एक जोरदार झांपड़ रसीद किया। वो बुरी तरह चीखा, उसके कानों में सीटियां गूंज रही होंगी। अचानक उसने जोर लगाकर असलम अली को अपनी कमर से हटाने और उठकर खड़ा होने की कोशिश की। उसने घुटनों पर उठकर असलम अली को झटके से आगे फेंकने की कोशिश की, मगर असलम अली इस हरबे के लिए बिल्कुल तैयार था। वो झोंक में आगे की तरफ तो झुका, मगर फौरन दोनों पैर जमीन पर जमा कर उसके बाजू जकड़ लिए और जोर लगाकर उन्हें पीछे की तरफ किया।
और साथ ही उछलकर उसकी पीठ पर अपने कूल्हों से ज़रब लगाई। मुरलीधर एक बार फिर ज़िबा होते बकरे की तरह चीखा। उसने अपने पैर एक बार फिर सीधे कर लिए थे और सीने के बल गर्द आलूद फर्श पर ढेर हो गया था। अलबत्ता उसने किसी न किसी तरह अपना लहूलुहान मुंह जमीन से टकराने से बचा लिया। इस दौरान में मुरलीधर ऑल फॉल बके जा रहा था। वो उस वक्त जबान चलाने के अलावा कोई भी रद्द अमल दिखाने से कासिर था, लिहाजा उसकी बकवास नजरअंदाज करके मैं उस लड़के की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हुआ। मुझे उसके भोले भाले चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार नजर आए। वो इतना समझदार तो बहरहाल था कि मामले की संगीनी समझ सकता। उसका फिक्रमंद होना बेजा नहीं था। संतरी मुरलीधर की धमकियां बहरहाल खोखली नहीं थी। उसने कितनी ही गलीज हरकत बल्कि संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया हो, ये बावर्दी पुलिस अहलकार तो बहरहाल है। इस पर अगर उसका थानेदार भाई वाला दावा सच था तो सूरत हाल हमारे लिए मजीद संगीन साबित हो सकती थी, खुसूसन ऐसी सूरत में कि हम इस बदखसलत इंसान के शैतानी इरादों को किसी तरह भी साबित नहीं कर सकते थे। मैंने उस लड़के का खौफ दूर करने के लिए सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने मुस्तरब से लहजे में कहा, मेरा नाम शाकिर अकबर शाह है भाई। मैं तभी असलम अली ने मुझे मुखातिब करके कहा, बच्चे को बाहर ले जाओ भैया, मैं भी थोड़ी ही देर में आता हूँ, फिर उससे तफसील से बात करेंगे। असलम अली की बात बिलाशुबा माकूल थी और मैं बिन कहे उसका इरादा भी भांप चुका था, लिहाजा मैंने गर्दन के इशारे से शाकिर को बाहर चलने को कहा। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए दरवाजे से निकले। मैं उसे साथ लिए बारादरी के पीछे थोड़े फासले पर आ गया। शाकिर ने कहा, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कोई चीज चुराने का सोच भी नहीं सकता। ये संतरी, मैंने हाथ के इशारे से उसे रोका। कहा, तुम्हें अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है छोटे भाई, मैं जानता हूँ तुमने कोई जुर्म नहीं किया। बिलफर्ज तुमने कुछ किया भी होता तो उसकी सुनवाई और जुर्म साबित होने पर सजा देना अदालत का काम है। किसी पुलिस वाले को ये हक नहीं है कि खुद काजी बन जाए। उस बच्चे को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने संतरी मुरलीधर के मकरूह इरादे का जिक्र जानबूझकर गोल कर दिया था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर ममनूनियत के आसार उभरे। मैंने उसे कहा, तुम 2 मिनट यहीं ठहरो बेटा, मैं अंदर की सूरत हाल मालूम करके अभी वापस आता हूँ। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा। बारादरी के टूटे फूटे दरवाजे से मैंने अंदर कदम रखा ही था कि सामने एक हौलनाक मंजर दिखाई दिया। संतरी मुरलीधर की पीठ पर सवार असलम अली ने उसे अब इस तरह जकड़ा हुआ था कि उसने मुरलीधर की पीठ पर दबाव डालकर उसका पेट जमीन से लगा रखा था और बाजुओं की बजाय अब उसका मुंह असलम अली के हाथों में था। मेरी आहट महसूस करके असलम अली ने गर्दन मोड़ कर देखा। मैंने खुशगवार लहजे में पूछा, अभी तक इससे खेल रहे हो भैया? उसने कहा, हाँ मजा आ रहा है। ये कभी धमकियां देता है, अपने थानेदार भाई का नाम लेकर डराता धमकाता है, कभी मिन्नत समाजत करता है, जब उससे भी काम न चले तो लालच देने पर उतर आता है। कह रहा है मैं इसे छोड़ दूं तो ये मुझे 2000 रुपए देगा। मैंने कदरे उजलत से कहा, अगर दिल भर गया हो तो इससे जान छुड़ाओ भाई। मैंने ये कहा ही था कि मुरलीधर जोर जोर से चीखने लगा, भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं मगर उसकी बात अधूरी रह गई। असलम अली ने अपना दायां हाथ तेजी से नीचे ले जाकर उसके बाएं जबड़े पर जमा दिया और बायां हाथ उसके सर पर मजबूती से जमा दिया। अगले ही लम्हे उसने बाएं जबड़े पर जमे हाथ को दाएं तरफ और सर पर जमे हाथ को बाएं तरफ को एक जोरदार झटका देकर उसकी गर्दन इंतहाई दाएं तरफ घुमा दी। बारादरी में चटाख की आवाज गूंजी। मुरलीधर का जिस्म एक बार जोर से उछला और फिर उस पर मौत का लर्जा तारी हो गया। उसका चेहरा मेरी तरफ था और जिंदगी की चमक तेजी से खोती आंखें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। मैंने बेलोच लहजे में कहा, काम हो गया, खस कम जहां पाक। मेरे बस चलता तो इसे मजीद अजियतनाक मौत से दो चार करता। असलम अली ने उसकी पीठ पर से उठते हुए कहा, अब ये बताओ कि इसका अब करना क्या है? मैंने कहा, इसे जमीन में गाड़ देते तो बेहतर होता, मगर हमारे पास वक्त है और ना जमीन खोदने के लिए औजार। असलम अली ने कहा, मगर हम इसे इसी हालत में यहाँ छोड़कर गए तो इसकी लाश जल्द ही दरियाफ्त हो जाएगी। मुर्दार खोर जानवर सड़ती लाश की बू बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, आसपास के कुत्ते भी धावा बोल देंगे। हमारे यहाँ से रुखसत होने तक इसका अंजाम पोशीदा रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हमारी तो खैर है, मगर संतरी की लाश मंजरेआम पर आने से इस लड़के शाकिर के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हो सकता है किसी ने देखा हो और उसे याद रह जाए कि संतरी मुरलीधर आखिरी बार उस लड़के को साथ ले जाते देखा गया था। असलम ने सर हिलाकर मेरी तायद की, बोला, मेरा ख्याल है हम कोशिश करें तो यहीं कहीं जमीन खोदने का कोई न कोई औजार मिल ही जाएगा। आखिर ये बाग किसी दौर में आबाद भी रहा होगा और उसकी देखभाल के लिए माली भी मुकर्रर होंगे, कुछ और नहीं तो कोई टूटा फूटा खुरपा वगैरह। मैंने कहा, हाँ कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, चलो ढूंढते हैं।
ہم نے ابتدا اسی بارادری کے مختلف حصوں سے کی مگر وہاں کوئی اوزار نہ ملا۔ ہم باہر نکلے اور باغ کے مختلف گوشوں کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ پہلے میں نے بغلی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیکھی۔ اسلم علی نے مجھے شاکر کے پاس جا کر اسے مناسب الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی اور خود اس کوٹھڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں بارادری کے عقب میں پہنچا تو دیکھا کہ شاکر شاہ اسی جگہ کھڑا ہے جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اس کی طرف بڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا بدلا نظر آیا۔ میں نے توجہ سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف جھانکتا نظر آیا۔ وہ شاید غیر محسوس انداز میں لرز بھی رہا تھا۔ مجھے فوراً ہی ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ لڑکے نے میرے یہاں سے بارادری میں جانے کے بعد تجسس سے مجبور ہو کر کسی کھڑکی سے جھانک کر اندر کا ماجرا دیکھا ہوگا، اور اسلم علی نے جس صفقانہ بے رحمی سے سنتری مرلی دھر کی گردن توڑی تھی، اس ہولناک منظر نے لڑکے کا دل بری طرح دہلا دیا ہوگا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ میرے قریب پہنچنے پر دہشت کے مارے یہاں سے دڑکی نہ لگا دے، لہٰذا میں نے اسے نرمی سے پکارا، شاکر بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ میرے لہجے کی مٹھاس نے کم از کم اتنا اثر ضرور کیا تھا کہ اس نے وہاں سے فرار کا سوچا بھی تھا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر شفقت سے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اسے انجام تک پہنچانا ضروری تھا بیٹے۔ تم نے اسے جس طرح ٹھوکریں مار کر ذلیل کیا ہے اور پھر میرے دوست نے اس کی جو درگت بنائی ہے، وہ اس توہین کو مرتے دم تک فراموش نہ کرتا اور اپنے دل کی بھڑکتی انتقام کی آگ سے مجبور ہو کر تمہیں اور ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنے تک چین سے نہ بیٹھتا۔ وہ میری بات سن کر چونکا اور پھر مجھ سے آنکھیں چرا لیں۔ اسے خاموش پا کر میں نے سنتری مرلی دھر کی موت ناگزیر ہونے کے دلائل مزید آگے بڑھائے۔ کہا، ان پولیس والوں کو اپنی وردی کی طاقت کا بہت غرور ہوتا ہے۔ اگر اس کا بھائی واقعی سول لائنز تھانے کا انچارج ہے تو اس کے لیے ہم سے خوفناک بدلہ لینا مزید آسان ہو جاتا۔ یہ اپنے بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکا کر ہمیں تلاش کرواتا اور پھر ہمیں ہتھیار بند ڈاکو قرار دے کر گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا۔ اس طرح اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی اور اس کے بھائی کو شاباش اور شاید ترقی مل جاتی۔ تمہیں تو پتہ نہیں مگر ہم پردیسیوں کے بے گناہ ہونے کی کون گواہی دیتا؟ میری بات پوری ہونے پر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ بدماش ہمیں ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر میری جان بچانے پر میں تہہ دل سے آپ کا ممنون ہوں، مگر میں یہ بتا دوں کہ میں بھی سورت شہر میں پردیسی ہوں۔ میرا گھر یہاں سے 6-7 میل دور کڑودرا گاؤں میں ہے۔ میں تو نئے جوتے خریدنے شہر آیا تھا۔ میں بھی ٹھیلے پر جوتے پسند ہی کر رہا تھا کہ یہ خبیث انسان نازل ہو گیا اور مجھ پر چوری کا الزام لگا کر یہاں لے آیا۔ اسی اثناء میں اسلم علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھاوڑا دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس زنگالود پھاوڑے کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا اور دھار بھی کن تھی، مگر اس سے ہم بخوبی اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے اسلم علی کو ہاتھ کے اشارے سے شاباش دی اور شاکر شاہ سے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے پوچھا، اچھا خوب سوچ کر بتاؤ، کیا ٹھیلے والے یعنی جوتا فروش نے سنتری مرلی دھر کی اس حرکت پر اعتراض نہیں کیا؟ شاکر شاہ نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، دراصل وہ مجھے جوتوں کے انتخاب میں مصروف چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے شاید رفع حاجت کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی یہ منحوس آدم کا۔ اسلم نے ہماری مزید گفتگو سننا غیر ضروری سمجھا اور تیز قدموں سے عقبی دیوار کے پاس اگی گھنی جھاڑیوں کی طرف چل دیا۔ شاکر شاہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا آپ کے ساتھی اس کے لیے قبر کھودنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، قبر تو مسلمانوں کے لیے کھودی جاتی ہے، اسے تو گڑھا کھود کر دبانا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس کی ہلاکت پوشیدہ رہے۔ اس کے جہنم رسید ہونے کا راز جتنی دیر سے کھلے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے میری بات کی تائید میں سر ہلایا اور پھر جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ ناراض نہ ہوں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں، کیا آپ لوگ بھی مسلمان ہیں؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاکر شاہ نے کہا، آپ دونوں کو اللہ رب العزت نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، ورنہ اس لعین کے ارادے بہت خراب تھے۔ میں نے کہا، اس بدبخت کی موت اسے یہاں گھیر کر لائی تھی جہاں ہم سستانے کے لیے کچھ دیر ٹھہرے تھے۔ اگر یہ اپنی حرکت پر شرمندگی کا اظہار کر کے معافی مانگ لیتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے، مگر اس نے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی غلطی کر کے اپنی موت کو دعوت دے دی۔ شاکر شاہ نے ایک بار پھر احسان مندی کا اظہار کیا، مگر اس دوران میں میری توجہ اسلم علی پر مرکوز تھی، جو اب جھاڑیوں کے ایک گھنے جھنڈ کے عقب میں پھاوڑا چلا رہا تھا۔ مجھے اچھا نہ لگا کہ وہ تنہا یہ مشقت کرے، لہٰذا میں نے شاکر شاہ کو کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں بھائی جی کا ہاتھ بٹا کر آتا ہوں۔ شاکر شاہ نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں بھیا، مجھے اپنے کھیتوں میں پھاوڑے سے زمین کھودنے کا بہت تجربہ ہے، ویسے بھی یہ کام مجھے ہی کرنا چاہیے، آپ دونوں مجھ پر جو احسان کر چکے ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ میں نے اسے روکنا چاہا مگر اس کا اصرار بڑھتا گیا۔ ہم دونوں اسلم علی کے پاس پہنچے تو اس نے ہاتھ روک کر قدرے ہانپتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا،
अरे तुम दोनों क्या कब्र की खुदाई में मेरी कारकर्दगी और महारत का जायजा लेने आए हो? मैंने कहा भाई हम तो इसलिए आए हैं कि इस नेक काम का सवाब तुम अकेले क्यों कमाओ। वैसे मुझसे ज्यादा ये साहबजादे उतावले हो रहे हैं फावड़ा चलाने के लिए। इनका कहना है कि ये खेतों में फावड़े से खुदाई का वसी तजुर्बा और महारत रखते हैं। असलम अली ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने देर कर दी। जमीन काफी नम और नर्म है। मैं गुजारे लायक गहरा गड्ढा खोद चुका हूँ। हमें कौन सा इसके लिए बाकायदा कब्र बनाना है, बस जमीन में इतना गहरा दबाना है कि कुत्तों तक इसकी लाश की सड़ांत न पहुंच सके, वरना वो इसके बदन पर दावत उड़ाने यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। वो दुरुस्त कह रहा था। जमीन तो वाकई नरम लग रही थी, मगर उसके बावजूद नाकिस औजार के साथ उसने जिस कदर जल्द जमीन का सीना चाक किया था वो काबिले दाद था। ताहम मैंने उसकी तारीफ में जवाबी शरारत का रंग शामिल कर दिया। मैंने कहा, भाई तुम्हारी महारत को सलाम पेश करता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि पहले तुम इस पेशे से वाबस्ता रहे हो। मेरी चोट कारगर रही। वो खिसियाना सा हो गया। फिर उसने चमक कर कहा, जो करता है वो भरता है। इसे अगले सफर पर भी तो मैंने ही रवाना किया था ना, मगर मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। उस मुश्तंडे को वहां से उठाकर यहाँ लाना और फिर मिट्टी डालकर दबाना सिर्फ तुम दोनों की जिम्मेदारी है। सुन लिया? शाकिर शाह दुबला पतला नजर आने के बावजूद काफी ताकतवर और सख्त जान था। उसने एक बार भी रास्ते में दम लिए बगैर संतरी मुरलीधर की भारी भरकम लाश मेरे साथ मिलकर ताजा खुदे हुए गड्ढे तक पहुंचा दी। उसके बावजूद उसका सांस ज्यादा नहीं फूला था। असलम अली ने मुरलीधर को खड्डा नशीन करने में हमारा हाथ बटाया और फिर इसरार करके गड्ढा भी खुद ही भरा। फिर वो हम दोनों से एक साथ मुखातिब हुआ। अब क्या इरादे हैं भाई? मैंने शाकिर शाह की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस बच्चे की सलामती की तरफ से अब भी फिक्रमंद हूँ। हो सकता है किसी ने इसे मुरलीधर के साथ इस तरफ आते देख लिया हो। संतरी के लापता होने पर तहकीक में इसकी निशानदही होने पर ये मुश्किल में गिरफ्तार हो सकता है। मेरा ख्याल है इसका अब शहर में जाना मुनासिब नहीं है। असलम अली ने कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर इसे अपने घर तो जाना होगा। मैंने कहा, बच्चे ने बताया है कि ये शहर से 6-7 मील के फासले पर वाक़े कड़ोदरा गांव का रहने वाला है। मेरा ख्याल है इसकी खैरियत से घर वापसी यकीनी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम खुद इसे वहां पहुंचा दें। असलम अली ने फावड़े की मदद से कुछ झाड़ियां उखाड़ कर मुरलीधर के मदफन पर फैलाते हुए ताइद में सर हिलाया। बोला, मेरा ख्याल है ये बहुत मुनासिब तजवीज है। अल्लाह करीम ने हम पर ये जिम्मेदारी डाल ही दी है तो फिर इसे मुमकिन हद तक बेहतर अंदाज में अदा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा सर्फ होगा। मैंने कहा, हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। ये फावड़ा इसकी साबिका जगह छुपाओ और यहाँ से निकल चलो। असलम अली ने गाड़ी की चाबी मेरे हवाले करते हुए कहा, ठीक है, तुम बच्चे को ले जाकर गाड़ी में बिठाओ, मैं भी 2-3 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और शाकिर शाह को साथ लेकर बाग से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसने मेरे शाना बशाना चलते हुए पूछा, आप लोगों के पास मोटर कार है? मैंने कहा, हाँ भाई, मैंने बताया है ना कि हम तवील सफर की थकन दूर करने के लिए यहाँ रुके थे। हम नासिक से मुसलसल गाड़ी चलाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। शाकिर शाह ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, मेरी वजह से आपको खामखा जहमत हुई। मुझे पता होता तो मैं तन्हा शहर न आता। मैंने उसे तसल्ली दी कि हम उसकी मदद करके और एक काबिल नफरत शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाकर दिली इत्मीनान हासिल हुआ है। मैंने उसे गाड़ी की अकबी नशिस्त पर बिठाया और खुद फ्रंट सीट संभाल ली। थोड़ी देर में असलम अली भी आ गया। मुझे अंदाजा लगाने में मुश्किल न हुई कि उसने ये वक्त हाथ मुंह धोने में लगाया था। उसने ड्राइविंग सीट संभालते ही शाकिर शाह को मुखातिब करके कहा, हाँ छोटे भाई, अब रहनुमाई करो कि किस तरफ चलना है। रास्ता तो अच्छी तरह याद है ना? शाकिर शाह ने कहा, जी हाँ भैया, बिल्कुल याद है। फिर कुछ सोचकर वो झिझका बोला, मगर बड़ी सड़क से मेरे गांव तक 1 मील का रास्ता तो कच्चा है। मैंने हंसते हुए कहा, भैया तो हम तुम्हें सड़क पर उतार कर वापस चले आएंगे। घर तक का 1 मील का कच्चा रास्ता तुम पैदल तय करना। असलम ने मेरी तायद की और खुशगवार लहजे में कहा, 1 मील पैदल चलना तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा छोटे भाई। हम देख चुके हैं कि तुम ठीक ठाक ताकतवर हो और तुम में हौसले की भी कमी नहीं है। शाकिर शाह ने खुशी खुशी हामी भर ली। उसने तस्लीम किया कि वो दिन में कई बार बड़ी सड़क पर वाक़े बाजार के पैदल चक्कर लगाता है। असलम अली उसकी रहनुमाई के मुताबिक दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मैंने वक्त गुजारी के लिए शाकिर अली से पूछा, तुमने बताया है कि तुम खेतों में काम करते हो, क्या तुम तालीम हासिल करने के लिए स्कूल नहीं जाते? शाकिर शाह ने जवाब दिया, मैंने 10वीं का इम्तिहान दे रखा है। फिर उसने झिझकते हुए कहा, मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, मगर मेरे बाबा इसके हक में नहीं है। मैंने चौंक कर पूछा, वो क्यों? अगर तुम्हें तालीम से दिलचस्पी है तो BA बल्कि MA पास करो। बल्कि मेरा मशवरा है कि कानून की तालीम हासिल करके वकील बन जाओ। हो सकता है तुम्हें जज बनने का मौका भी मिल जाए। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कदरे उदासी से कहा, मेरा दिल भी चाहता है कि आला तालीम हासिल करूं,
मगर उसके लिए मुझे सूरत के कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। मेरे बाबा कहते हैं कि वो मुझे रोज इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजने का खतरा मोल नहीं ले सकते। उनका कहना है कि वो अब मुझे शरीयत और तरीकत की आला तालीम देंगे ताकि मैं उनकी रहलत के बाद उनकी गद्दी संभाल सकूं। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। कहा, तुम कौन सी गद्दी की बात कर रहे हो भाई, और सूरत शहर पढ़ने के लिए जाना तुम्हारे लिए क्यों खतरनाक है? शाकिर शाह की जबान से ये सुनकर असलम अली ने भी जल्दी से मुड़कर उसे देखा। कदरे तवक्कुफ के बाद शाकिर शाह ने संजीदा लहजे में कहा, मुझे आपको अपने बाबा नासिर शाह और उनके छोटे भाई गफूर शाह के बारे में बताने का मौका नहीं मिला। मेरे बाबा मशहूर मारूफ बुजुर्ग हस्ती शाकिर शाह बाबा की दरगाह के मुतवल्ली और मारूफ रूहानी शख्सियत हैं, और मेरे चचा गफूर शाह दरगाह के खादिम खास हैं। गुजरात के दूर दराज इलाकों से मुसलमान जायरीन इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं और रूहानी फयूज और बरकत समेटते हैं। इससे पहले कि मैं इस गैर मामूली इत्तला पर कोई रद्द अमल जाहिर करता, असलम अली ने कदरे शरारती लहजे में कहा, तो हमारे नौजवान दोस्त दरअसल छोटे पीर जी हैं। जनाब की शान में अनजाने में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर देना छोटे भैया। ये सुनकर शाकिर शाह ने कहा, मुझे शर्मिंदा न करें जनाब, आपने मुझ पर ही नहीं मेरे पूरे खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अपने खानदान की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मेरी सलामती की तरफ से बहुत फिक्रमंद रहते हैं। दरअसल इस इलाके में बाबा और चचा जान के दुश्मनों की कोई कमी नहीं, जिनमें से एक रंगानाथ चरण बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो इलाके में मवेशियों का सबसे बड़ा व्यापारी है। मेरे घर वालों को हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने कहा, मगर इतने बहुत से लोग, खुसूसन मवेशियों का ये ताजिर तुम्हारे बुजुर्गों का दुश्मन क्यों है? वो भी इतना खूंखार कि तुम्हारी जिंदगी को उससे खतरा है। क्या दीन इस्लाम के पैरोकार होने की वजह से? उसने संजीदा लहजे में कहा, सबसे बड़ी वजह तो यही है, मगर कुछ और मामलात भी हैं। मुझे लगा कि वो शायद हमारी बेजारी के अंदेशे से या किसी और वजह से तफसील में जाने से पहलू तही कर रहा है। मैंने हल्की सी सरजनिश वाले लहजे में कहा, अब हमारा तजस्सुस भड़का ही दिया है तो भाई जरा तफसील से बता दो कि असल मौजरा क्या है। मुसलमान होने के अलावा उनसे दुश्मनी की वजह क्या है, खुसूसन उस बदखसलत मवेशी फरोश रंगनाथ की। शाकिर शाह ने कहा, दरअसल मुल्क के बंटवारे से पहले हमारे इलाके में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद आबाद थी, जिनमें से अक्सर बाबा के अकीदतमंद थे। मगर हिंदुस्तान की तकसीम का शोर गोगा उठा तो इलाके की मुस्लिम अकलियत में से गुजराती सरजमीन के मायनाज सपूत जिन्ना साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार और उनके फरमुदात पर आंखें बंद करके यकीन रखने वाले बहुत से मुसलमानों ने हिजरत की ठान ली। शाकिर शाह ने असलम अली को एक निस्बतन कम चौड़ी सड़क की तरफ मुड़ने की हिदायत करके अपनी बात आगे बढ़ाई। बोला, फिर जैसे जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों से मुसलमानों के कत्लेआम की इत्तलात मौसूल होने लगी, बहुत से लोग खौफजदा होकर भी हिजरत की तैयारियां करने लगे। ऐसे में मेरे बाबा और चचा जान ने खौफजदा मुसलमानों की हिम्मत बंधाने की सरतोड़ जद्दोजहद की और उन्हें अपने किसानों वाले अंदाज में समझाया कि जड़ से उखाड़े गए पौधे को खा किसी ज्यादा जरखेज जमीन में भी दोबारा लगा दिया जाए, उसका पनपना और बारावर होना जरूरी नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि बाप दादा की जमीन छोड़कर जाओ और वहां पहुंचकर सर छुपाने की जगह भी न मिले। उसने जैसे ही तवक्कुफ किया, असलम अली ने कहा, उनकी ये दलील हिजरत के इरादे रखने वाले कितने मुसलमानों के समझ में आई शाकिर भैया? मुझे याद है उस वक्त तो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों पर कायदे आजम के पाकिस्तान जाने का भूत सवार हो गया था। शाकिर शाह ने कहा, मुझे तो उस वक्त समझ नहीं थी, मगर अम्मा बताती हैं कि शाकिर शाह बाबा के मुतवल्ली की हैसियत से बाबा जान इलाके के मुसलमानों में बहुत मौसर आवाज रखते थे। पहले चंद अफराद ने इरादा तर्क किया और फिर लहर चल पड़ी। जो एक बार बाबा से मिल लेता वो 10 और खानदानों को भी अपने साथ मिला लेता। शाकिर शाह कुछ सोचने के लिए खामोश हुआ और फिर बात आगे बढ़ाई। बोला, बाबा जान की कोशिशों से रफ्ता रफ्ता मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ने तर्क वतन का इरादा मनसूख कर दिया। बस बाबा जान की यही कामयाबी उनकी और अहले खाना की जिंदगी के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई।